गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। विद्वान मित्रों, आज हम लोग कुछ अहम इम्पोर्टेंट आपके कन्फ्यूजन हैं या हम यूँ कहें कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के। हर साल कोई भी वैकेंसीज आती है, चाहे वो एसएससी की आए चाहे आईबीपीएस की आए। ज़्यादातर आईबीपीएस और एसएससी की हर साल वैकेंसी आती है, लेकिन कुछ बच्चों को उसके बारे में पूर्ण तौर पर जानकारी नहीं होती। और आजकल के किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा कोई भी बच्चा है, चाहे वो यूपीएससी से लेकर हम किसी भी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्लरिकल पोस्ट की बात क्यों ना करें, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उसके संबंधित कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उनके संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके डाउट क्लियर होंगे। और आपको उसके संबंधित कुछ जानकारियों का भी ध्यान रखना है, किन किन बातों को आप अपने मद्देनज़र रखें। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सर्च करके गिल्ज मेंटर और आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हम नए से नए वीडियो और आप तक नई से नई अपडेट पहुंच सके। चलिए हम बात करते हैं कि रिसेंटली अभी आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2018 का, सबसे बड़ी स्तब्ध वाली बात यह है कि अब की बार जून के अंदर नोटिफिकेशन आ गया, तो पेपर भी आपका पहले कंडक्ट होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन इसमें रहेगा कि जो बच्चे अभी बात करेंगे रिसेंटली जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर पीपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट करवाया था उसका एग्ज़ाम दे के फ्री बैठे थे। लेकिन बात करें कि जुलाई से आपके एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। जैसा कि आईबीपीएस की हम बात करें तो ये एग्जामिनेशंस की डेट भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि बच्चा यहाँ कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है प्यारे बच्चों, कि अलग अलग नौकरी के अलग अलग जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका पेपर होता है, तो सिलेबस भी अलग अलग चलता है। लेकिन ज़्यादातर सभी एग्जामिनेशंस का ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए सिलेबस में थोड़ा ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो सबसे पहले हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करें और ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके ज़रिए उन बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ये काम करना है, तो आपके सहयोग से उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है जिन बच्चों को वास्तव में इन तथ्यों के बारे में नहीं पता या जिनको जानकारी नहीं दी जाती, जिनको जानकारी के बारे में नहीं पता, ताकि वो बच्चे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे FAQ, जो बार बार क्वेश्चन बार बार आपके सामने खड़े होते हैं। जो आईबीपीएस के अंदर वैकेंसीज होती है आरआरबी क्या है? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है। रीजनल रूरल बैंक्स जो भी हमारे इंडिया के अंदर हैं, बात करूं पंजाब के अंदर 3 बैंक हैं, जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग बैंक्स होते हैं। इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जितना भी है, जितनी भी वैकेंसीज इनको अपकमिंग 2019 में चाहिए, वो आईबीपीएस के जरिए ये नोटिफिकेशन हर साल रिलीज होता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पोस्ट्स अवेलेबल अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट फॉर फ्रेशर, यानी टोटल पोस्ट की बात हुई है। अभी जो आपने नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट देख ली होगी, लेकिन कभी भी पोस्ट ये ध्यान रखो कि उतनी ही नहीं रहती, पोस्ट हमेशा बढ़ती है। जैसे आईबीपीएस क्लरिकल की पोस्ट 8000 समथिंग वैकेंसीज थी, लेकिन 2000 इंक्रीज हो गई है, 10000 अबव चली गई हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। अब यानी बात आती है कि इसके अंदर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, जो ये क्लरिकल पोस्ट होती है, और जो ऑफिसर जो स्केल 1 और स्केल 2 स्केल 3, ये ऑफिसर ग्रेड हम बात कर लें कि यूँ समझें कि ये पीओ की पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये पीओ लेवल की पोस्ट है। तो थोड़ा सा पीओ लेवल का पेपर, इनका अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, लेकिन पीओ लेवल का पेपर होगा उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मीन्स थोड़ा सा पेपर टफ होगा, और क्लरिकल का पेपर ईजी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन विल बी द एग्ज़ाम कंडक्ट, एग्ज़ाम आपका कब कंडक्ट होगा। देखो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में पहले से ही बैंक अपनी डिटेल दे देता है ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे। ऑफिसर स्केल का पेपर होगा अगस्त की 11 तारीख को, उसके बाद में 12 तारीख को, फिर 18 तारीख अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद में क्लरिकल का पेपर इसके बाद में शुरू होगा 19, 25 और 1 हम बात करें तारीख को। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास दोनों वैकेंसीज आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस भर्ती के मापदंड की पूरी प्रमाणित तौर पर अपने सत्यापन कर लेते हैं। अब बात आती है टेंटेटिव डेट्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन, जो इनके जो प्री क्वालिफाई करेगा उसके मेंस एग्जामिनेशन 30/9 को पेपर होगा। हम बात करें अगर 12/8 को पेपर होता है तो 30/9 लगभग आपके पास प्यारे बच्चों इस पेपर
मेंस पेपर के लिए जाएंगे आप, तो आपके पास काफ़ी समय होगा, 1 महीने से ऊपर का समय होगा, आप अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है वो 7/10 को होगा, तो ये डेट आगे की जा सकती है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। तो इसके लिए भी अगर आप प्री का पेपर 19/8 या 25/8 या 1/9 को देते हैं, तो भी आपके पास लगभग 1 महीने से ऊपर का समय रहेगा 10वें महीने में मेंस पेपर देने के लिए। ये पेपर इसलिए आसान होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके प्री के अंदर सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होता है, इंग्लिश आपके लिए नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये होती है कि मेंस पेपर में जिन बच्चों का बैकग्राउंड हिंदी माध्यम से है, हिंदी माध्यम से रखने की बात मैं आपको यूँ तक समझाने की कोशिश करूँ तो ये किसी बच्चे की गलती नहीं है, ये राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार की मिस्टेक है। अगर कोई बच्चा किसी ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो उसका माध्यम वहाँ पे पंजाबी या हिंदी रहा है, अगर पेपर उसको आज अगर अलग भाषा में फेस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया जा रहा, पेपर के अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार होना है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश के साथ ऑप्शनल हिंदी मिलेगी, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक पेपर में जो भी आप चूज करना चाहते हैं सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में वही बच्चे बैठेंगे जिनका प्री का रिजल्ट सक्सेसफुल रहेगा, जो ऑफिसर स्केल का रहेगा, ठीक है। तो इनका जो सितंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है, डेट नहीं दी आपको कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने के नेक्स्ट वीक यानी 1 वीक के बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है। और इसी तरह हम बात करें कि जो आपका क्लरिकल होगा वो भी सितंबर 18 के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि डिक्लेरेशन रिजल्ट फॉर द मेन एग्जाम, जो मेंस का होगा वो मेंस का आपको ये डेट दे रखी है, लेकिन फिर भी आपको आगे पीछे किया जा सकता है। अब बात आती है कि टेंटेटिव डेट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट्स, जो अलॉटमेंट होगा ये आपका रिजल्ट आने के लगभग 15 यानी फाइनल आपका रिजल्ट आने के 15 डेज बाद में आपको अलॉटमेंट की जाती है। अब बात यहाँ पर क्वेश्चन एक छोटा सा ये होता है कि इंटरव्यू की बात आती है, अलॉटमेंट की बात हम यहाँ पर करें, जो ऑफिसर ग्रेड के पेपर हैं जिनको मैं बता रहा हूँ कि पीओ लेवल के हैं, पीओ लेवल के मेरे प्यारे बच्चों उनका इंटरव्यू होगा, और जो क्लरिकल होगा असिस्टेंट जो अपना पेपर है उसका कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका डायरेक्ट मेंस पेपर की जो कट ऑफ आएगी, अगर उस कट ऑफ में आप आते हैं तो आपको डायरेक्ट बैंक अलॉटमेंट मिल जाएगा। हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि आर देयर एनी मेजर चेंजेस, क्या अब की बार कोई चेंजेस आपको मिले हैं? नो, लेकिन ऐसी संभावनाएं थी कि 2018 से शायद IBPS पेपर कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि पीछे जैसे राज्यसभा के अंदर एक बिल पास हुआ है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हम बात करें कि कैट, जो ये है ओवरऑल इंडिया के ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों का पेपर फरवरी के अंदर रखा गया 2019 में, जिसके अंदर बैंक, SSC और रेलवे का प्रीलियम्स पेपर कंडक्ट होगा, और प्रीलियम्स के बाद में मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर होगा, एज इट इज़ वो पेपर होने की संभावना है जैसा कि SSC का पेपर रहता है, ठीक है। तो उस SSC के पेपर को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, GK के पोर्शन को, जिसके अंदर करंट थोड़ा सा डाल दिया जाएगा, और मैथ्स का लेवल भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखा जाएगा। और उसके अंदर ये होगा कि 200 नंबर में मान लीजिए कि अब मैं छोटा छोटा सा आपके सामने के एग्जांपल रख देता हूँ कि मान लीजिए अगर वो 200 नंबर का पेपर होता है, बाकी तो हम पूरे डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर, और SSC ने बोल दिया कि मेंस पेपर के लिए भाई वो कैंडिडेट आ जाओ जिन कैंडिडेट का स्कोर 160 एंड 140 के बीच का है, उन कैंडिडेट्स को ये उठा लेंगे, क्योंकि उनका डेटा ले लेंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पर जाते हैं। अब बात आती है कि बैंक की बात करें, तो बैंक वालों ने अगर कह दिया कि जिन बच्चों के 120 से लेकर 150 के बीच में हैं वो बच्चे कहाँ आ जाएं, IBPS में आ जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह का अलॉटमेंट रहेगा आपका, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। 10th और 12th का अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा ओवरऑल इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसा अभी तक प्रपोजल आया नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का आ चुका है। हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, टोटल वैकेंसीज कितनी है प्यारे बच्चों? ये वैकेंसीज हम बात करें कि 5249 यानी 5250 वैकेंसीज आपकी क्लरिकल में है, और 3312 वैकेंसी आपकी ऑफिसर ग्रेड में है। प्यारे बच्चों ये वैकेंसीज बढ़ने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि आपको पता है 2019 जो है चुनावी माहौल है, इसलिए वैकेंसीज बढ़ेंगी। विल देयर बी इंटरव्यू फॉर रिटन एग्जामिनेशन? येस, जो कि मैं बात पहले बता चुका हूँ, जो आपका ऑफिसर ग्रेड है उसका प्यारे बच्चों इंटरव्यू होगा, लेकिन क्लरिकल का इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपने क्लियर अपने दिमाग में बिठा लेना है।
लेकिन ये आप आसान नहीं है कि आप सोचेंगे कि इंटरव्यू हटा दिया गया, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर बात अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, हर इंसान को अपनी बात रखने का एक हक है। तो हो सकता है जिस प्रकार हम सोचते हैं, हो सकता है ऐसा आप भी सोचते हो, या हो सकता है आप नहीं सोचते हो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इंटरव्यू से पेपर आसान हो गया या टफ़ हो गया। तो ये टफ़ हो गया है, क्योंकि अब देखो बिना इंटरव्यू के हो सकता था मेंस एग्जामिनेशन 200 का जो पेपर था उसके अंदर 110 वाले बच्चों को बुला लिया जाता था, अब यानी अबव 140 रहता है। तो थोड़ा सा ये जितना भी जो सिनेरियो था इसका टोटल चेंज हो गया है। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि मेंस के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, यानी ऑफिसर ग्रेड लेवल के पेपर की प्रैक्टिस करके चलेंगे तो ही आप आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि विल द एग्ज़ाम बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, यानी ऑफलाइन का मतलब OMR सीट पे। अब यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं इसका एग्जांपल ये देना चाहूँगा, राजस्थान स्टेट के अंदर 2017 के अंदर प्यारे बच्चों कांस्टेबल पुलिस की वैकेंसीज निकली थी, 5000 समथिंग उसके पद थे। प्यारे बच्चों वहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 7 मार्च से शुरू हो चुके थे, जो 45 दिन पेपर चलने थे। 5,500 वैकेंसीज के लिए 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, ठीक है। हम बात ये नहीं करेंगे कि कितने लाख ने फॉर्म भरे हैं, कितने ने नहीं भरे हैं, हमें उस डेटा से मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि ऑनलाइन के अंदर लोगों के पास इतने गैजेट्स आ चुके हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते, कि आपका पेपर कभी भी हैक हो, पेपर चोरी होना, ये स्वाभाविक बातें बनी रहती हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बाहर आ जाती हैं तो पब्लिक में हो जाती हैं, कुछ चीज़ें अंदर रहती हैं। हम ये क्वेश्चन खड़ा नहीं कर रहे कि IBPS में लीक हो रहा है, SSC में लीक हो रहा है, ये चीज़ें सारी डिपार्टमेंट को अब ध्यान देना है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने क्या किया कि आपको, जिन बच्चों को नहीं पता होगा मैं बता दूं आपको, कि कोई कैंडिडेट जयपुर से उसका पेपर सॉल्व कर रहा था, और कैंडिडेट कहाँ बैठा था, सीकर के अंदर। तो लेकिन इतनी दूर से वो सिस्टम चिप से हो रहा था, या हम इसको कहें कि टेक्निकल ग्लिच है, कुछ भी कह सकते हैं। कि जैसे SSC के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद में CBI जांच लग रही है, तो पूरे तथ्य निकलेंगे बाहर। लेकिन फिर राजस्थान सरकार ने ये डिसाइड किया है कि पेपर को पूरा को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में वो उन्होंने जुलाई के अंदर पेपर ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन पेपर लेंगे, और एक ही दिन के अंदर पेपर होगा, एक ही दिन में होगा। और उन्होंने क्या किया कि एक ही पुलिस थाने को एक सेंटर दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा इन्वॉल्वेशन यानी पुलिस का इन्वॉल्व पूरा कर दिया गया है, और पेपर के ऊपर टोटल CCTV कैमरे जिन सेंटरों पे अवेलेबल है वहीं पेपर कंडक्ट होगा। तो इस प्रकार की अच्छी कोशिश है। लेकिन इसके अंदर बैंक की बात करें तो प्यारे बच्चों, बैंक के अंदर आपके ऑनलाइन ही पेपर होते हैं और ऑनलाइन ही पेपर होंगे। अभी तक ऑफलाइन पेपर की कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एज क्राइटेरिया अप्लाई फॉर। देखो इसके लिए एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिलो 30 साल हम बात करें असिस्टेंट, 18 साल से लेकर, यानी 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 30 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे क्राइटेरिया जिनका कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन वो छूट दी जाती है। SC ST को 5 साल दी जाती है, OBC को 3 साल दी जाती है। वो आपको टोटल इस PDF के अंदर मिल जाती है। अब देखो कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 3/6/1988, यानी हम बात करें कि 3 जून 1988 से पहले कोई बोर्न नहीं होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए, और 2000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मोटी मोटी बात हम यूँ समझे कि मिनिमम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए और 30 साल के बीच में आप क्लरिकल लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब उसके माफ़ कीजिएगा, ऑफिसर ग्रेड बात मैंने बताई थी। अब बात करते हैं हम लोग कि असिस्टेंट क्लरिकल की बात करें तो मिनिमम 18 साल और अबव आपकी 28 साल की उम्र, यानी 28 साल, उसकी 30 साल आयु थी, इसके 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पोस्ट इन दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो अब बात आती है कि जो ऑफिसर ग्रेड के अंदर फर्स्ट ऑफिसर ग्रेड जो आपका वैकेंसीज की हमने बात की थी उसके अंदर फर्स्ट था, फिर सेकंड था, फिर थर्ड था। प्यारे बच्चों इसके अंदर कुछ लोग ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि जिनकी डायरेक्ट ग्रेजुएशन की होती है वो नहीं भर सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी वैकेंसीज, ऐसे पोस्ट्स हैं जिन पे जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया तो उन्हीं लोगों को ही रखा जाएगा, वही लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप बेशर्ता फॉर्म भर के आप गलत इन्फॉर्मेशन देके पेपर देने बैठते हैं तो आपको इंटरव्यू के अंदर निष्कासित कर दिया जाएगा। अब यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना कि वो यूनिवर्सिटी UGC के अंडर होनी चाहिए, ठीक है, रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। अब आपको इसने प्रोफेंसी इन द लोकल लैंग्वेज एज द प्रिस्क्राइब्ड बाई
पार्टिसिपेटिंग आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब का है, वो गुजरात में अप्लाई कर रहा है, अप्लाई तो कर रहा है, क्या आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ के लिए आप गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म के अंदर कहीं भी आप ऑनलाइन डेटा फिल करें, ऑनलाइन डेटा के अंदर आप कभी भी गलती नहीं करें, क्योंकि जो आपने एक बार भर दिया वो आगे आपका चेक हो सकता है। यूपीएससी के अंदर बच्चों को निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि उनका वही डाटा जो एक बार भर दिया वही बार बार रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप गलती नहीं करें, जो आप एक्चुअल है वैसा ही भरें आप। अब देखो हम बात करते हैं कि बैचलर डिग्री डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हमने इसके लिए बात कर ली है। प्यारे बच्चों, कुछ और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य थे, जैसे हम इन्हीं पॉइंट के अंदर बात करेंगे कि कैंडिडेट को, जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर की बात की, हॉर्टिकल्चर की बात की, फॉरेस्ट्री की बात की, एनिमल हस्बेंड्री की बात की, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग आप क्राइटेरिया पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको पूर्ण तौर पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि आई हैव गिवन माई फाइनल ईयर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन बट द रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट, कैन आई अप्लाई दिस पोस्ट। ठीक है, मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यानी आपकी 2 जुलाई से पहले पहले आपका जो भी आपने किसी यूनिवर्सिटी में जो पेपर दिया है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या डिक्लेयर हो जाना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके बाद में होता है तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, अभी तक जो इन्होंने जानकारी अपने को दे रखी है। ठीक है, फिर आगे ना देखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन बिफोर 2 जुलाई 2018 has to be submitted at the time of interview for the post of officer grade, at the time of joining for the post of clerical यानी ऑफिस असिस्टेंट। अब फीस क्राइटेरिया का तो आपको पता है, SC/ST का 100 रुपया रहेगा, चाहे कोई हैंडीकेप्ड है उनके लिए 100 रुपया फीस रहेगी, और जो जनरल कैटेगरी उनके लिए 600 रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपके हो चुके थे, 8 तारीख से स्टार्ट हुए हैं और इनके 2 जुलाई तक रहेगा, लेकिन आप डेट का इंतजार मत करें, फॉर्म सबमिट कर दें। मैं अगर बात यूँ रखूँ कि मैंने मान लीजिए 55% से ग्रेजुएशन पास किए, क्या मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ? येस, आप एलिजिबल हैं। ऐसी कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है इन्होंने, कोई रिजिड कंडीशन नहीं है कि आपके इतने परसेंटेज आपके मार्क्स होने ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है कि आई एम 19 ईयर ओल्ड, कैन आई सिट फॉर द एग्जामिनेशन? येस, अगर आप 19 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 18 साल की जो एज आपकी ज़्यादा क्रॉस हो जानी चाहिए। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज? परसेंटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपका जो है कैलकुलेशन परसेंटेज 100% से कैलकुलेट होगी। तो आपने ये आपको छोटा सा एग्जांपल बना के दे रखा है कि अगर मान लो किसी बच्चे के 59.99 है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या 60% दे सकता है, अगर ये चीज़ है तो 50% दे सकता है। अगर मैं आपको मोटी मोटी बात रखूँ, मान लीजिए किसी बच्चे के 45.57 है, तो प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से नहीं लिखें, आप 45% ही लिखें। ठीक है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेशर्ता को बहुत बड़ा इशू नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि पेपर की लैंग्वेज होती है एज़ यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं। ठीक है, तो व्हाट कट ऑफ बीइंग रिक्वायर्ड, अभी कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, पिछले साल की बस इतना डेटा आपको थोड़ा सा मिल जाता है अपने दिमाग के अंदर फीड करने के लिए कि प्रीवियस ईयर का डेटा की पेपर की कट ऑफ क्या रही थी, वो डाटा क्या रहा था। जैसे मैं क्लरिकल की बात करूँ, मान लीजिए 67% अगर रही है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी है नहीं है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेशन से इसके आसपास ही रहेगी। 45 मान लीजिए अगर SC/ST की रही है, तो प्यारे बच्चों आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 50 और 60 के बीच में आपकी अटेम्पटेशन होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर में वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा थी, अब की बार वैकेंसीज इन्होंने कम भी है। तो हर साल कैंडिडेट्स की जो मैं बात बता दूं स्ट्रेंथ बढ़ती है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको सिर्फ ये रहना है कि अबव 70%, यानी आपकी अटेम्प्ट 70 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होने जरूरी है। 70% माफ़ कीजिए, 80 में से यानी 80 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होने जरूरी है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर रहेगी। अब पेपर के अंदर सबसे बड़ी अप्रोच होती है, आपकी अप्रोच जो काम वही करेगी, यानी आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है। इज देयर इज सेक्शनल कट ऑफ द एग्जामिनेशन? येस, देयर इज ए सेक्शनल कट ऑफ द एग्जामिनेशन। बैंक एग्जामिनेशन, कोई भी बैंक का एग्जाम दें, चाहे आप क्लरिकल एग्जाम दें, चाहे PO दें, प्यारे बच्चों सेक्शनल कट ऑफ रहती है। ये SSC के अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ द एग्जामिनेशन, हाउएवर आई कुडंट क्लियर द कट ऑफ द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, कैन आई स्टिल एलिजिबल? अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बात बता दूं कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एक बार, उसकी 24.25 कट ऑफ गई थी।
ठीक है, इंग्लिश की। लेकिन मेरे मार्क्स कितने थे, 24.20। बाकी मेरे सेक्शन के अंदर यानी बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे, ओवरऑल 152 मार्क्स थे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो प्यारे बच्चों मेरी सिर्फ ये 0.5 की वजह से मैं एलिजिबल नहीं हो पाया था, इंग्लिश में मेरे कम रह गए थे। तो आप ये ध्यान रखना, सेक्शनल वाइज कट ऑफ रहती है। अगर आप एक में फेल होते हैं तो इसका मतलब पूरे आप पेपर में एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से सप्लीमेंट्री के पेपर दे के पास हो जाएंगे, ठीक है। इस देयर आपको दिया गया क्राइटेरियन तो नेगेटिव तो होता है, यानी 0.25 आपको रहेगा, 1/4 आपको नेगेटिव मार्क्स रहते हैं ईच का, इसीलिए एक्यूरेसी बहुत मेजर पॉइंट होता है, ठीक है। केयरफुल वाइल द सेलेक्टिंग द रीजन, हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल यस ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप फॉर्म भरें या अपनी भाषा चूज करें तो आपको अकॉर्डिंग उसी के ध्यान रखना है, ये पेपर के अंदर भी और फॉर्म भरते वक्त भी। अब मोटी मोटी बात जान लेते हैं प्यारे बच्चों, सिलेबस क्या कुछ रहेगा। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, धूड़ में लठ वाली बात नहीं करनी है आपको। सबसे ज़्यादा पजल, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग के अंदर, डायरेक्शन सेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सिलोजिज्म हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, इनक्वालिटीज़ हो गया, आपके अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज हो गया, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, चाहे पैसेज पे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट पे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। बेशर्त आप ऑफलाइन भी लगाएं और उसके साथ में ऑनलाइन जरूर है। ऑनलाइन मस्ट परचेज आप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी आपकी इच्छा है, महिंद्रा गुरु से परचेज करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। जैसा आपको मैं बात करूँ बीएससी, अगर आप प्यारे बच्चों बीएससी की रीजनिंग की बुक आती है, बीएससी पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है प्यारे बच्चों, अगर आपने वो कर ली तो आई थिंक आपका स्कोर रीजनिंग में कभी नहीं अटकेगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ रीजनिंग के लिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको पता है कि डीआई तो आती है बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ, या आपको जैसे कि ट्यूबुलर, या आपको सर्कुलर में पाई चार्ट की बात करूँ दे सकते हैं, ठीक है। इनक्वालिटीज़ आपको क्वाड्रिकल इक्वेशंस आपको आते हैं, ये ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है। नंबर सीरीज होगी, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन होगा, डाटा, यानी ओवरऑल मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के लिए आपके पास प्यारे बच्चों ऑनलाइन वीडियोज़ आप देख सकते हैं, कहीं कोचिंग सेंटर में कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आप कोचिंग के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में आप ऑनलाइन प्रैक्टिस की बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रोहेंशन अभी से जिन बच्चों ने पेपर देना है आगे, या जिनका टारगेट है कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो प्यारे बच्चों आप एडिटोरियल पार्ट ज़रूर पढ़ें। आप द हिंदू का या ट्रिब्यून पेपर का, जैसे जिसकी भाषा आपको ईजी लगती है, ट्रिब्यून उन पेपर का एडिटोरियल पार्ट जरूर पढ़ें आप, और उसके मीनिंग्स को जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि एडिटोरियल पार्ट से ही जो आरसी होता है वहीं से आता है। क्लोज टेस्ट आप लगाएं, जो कि फिलर, सेंटेंस एरर होते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट होंगे, जंबल होगा, वर्ड यूजेस होगा, फ्रेजेस होगी। तो हम इसके लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भी कैसा पेपर आएगा पिछले साल में, क्योंकि आईबीपीएस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, एसबीआई ने जिस प्रकार जैसा पेपर एसबीआई कंडक्ट करेगा वैसे का वैसा ही पेपर आपका आईबीपीएस कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपने जैसे 23 जून से आपने एसबीआई का पेपर देना है, जैसा एसबीआई का पेपर रहेगा, जिस प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चंस आए आईबीपीएस के अंदर वैसे के वैसे आएंगे। ये मैं आपको इनकी मिथ बता देता हूँ, पिछले 3 या 4 सालों से ऐसा ही हो रहा है। हिंदी के अंदर आपको क्या करना है कि जो विपरीत अर्थ शब्द होते हैं, कहने का मतलब विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची सिनोनिम्स हो गए, मुहावरे हो गए, ठीक है। फिर आपको जैसे क्लोज बात करें कि हम लोग क्लोज मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, या आपको सेंटेंस एरर हो गए। तो इन प्रकार की सारे के सारे आप ये हिंदी को किस प्रकार प्रिपेयर करना है। कोई बच्चा अगर हिंदी को चूज करेगा मेंस के अंदर, तो हिंदी की बुक आती है ल्यूसेंट की, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। जीए की बात करें कि जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको डेली की प्रैक्टिस चाहिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस के संबंधित फाइनेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिटिकल्स, ठीक है। करंट और स्टैटिक अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी प्यारे बच्चों। ये आप अभी से साथ साथ में तैयारी करते चलें, क्योंकि आपको हो सकता है कि एसबीआई मेंस के अंदर भी आपने बैठना होगा, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कंप्यूटर का बहुत नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के अगर आप डेली के, मैं मानता हूँ कि 50 क्वेश्चन अगर आप करते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम आपको 30 मिनट लगेंगे। 50 क्वेश्चंस का टारगेट रख लीजिए, आप डेली के पढ़ें। हमारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप उन वीडियोस की अगर 300 क्वेश्चन की सीरीज़ है आप वो लगा लें, एक्सपेक्टेड वहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो आप कंप्यूटर को भी चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, तो वहाँ से आप वीडियोस देख कर
अपने आप का ग्रेस या अपने आप का स्कोर बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी जानकारी और आपके बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, उनके संबंधित जानकारी जो मैंने दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को देखा, इसलिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप एक बार ज़रूर शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी उन बच्चों तक पहुंच जाए आपके ज़रिए, क्योंकि अगर आपका सहयोग हमारे साथ मिलकर रहेगा तो हम उन बच्चों तक पहुंच सकते हैं जिन बच्चों के पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है, जिनको ये जानकारी नहीं होती। और ऑनलाइन फॉर्म जिन्होंने भर दिया है, ध्यान रखें, जिन्होंने नहीं भरा है वो ध्यान से भरें, पूरी डिटेल को पढ़ें, डिटेल को पढ़ने के बाद में ही भरें, क्योंकि अब की बार आपसे यानी जो आपके सिग्नेचर होंगे या मैं कह दूं कि जो आपकी पिक होगी वो आपसे पूरी की पूरी तौर पर आपसे उन्होंने एक एफिडेविट की तरह उन्होंने मांगा है। ठीक है, तो आपको फाइल अटैच करनी है कि हाँ जो जानकारी आप दे रहे हैं वो वैलिड है, वो पिक आपकी है, क्योंकि बायोमेट्रिक होने के बाद में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन डेटा आपका फीड है, आप चोरी नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। इसलिए बिल्कुल अपने आप सही बन के आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले गवर्नमेंट जॉब का सबका सपना और पिछले 4 या 5 महीनों से बात करूं तैयारी कर रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपनी फिजिकल एनर्जी भी लगी, आपका पैसा भी लगा है, तो इसलिए आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आप पेपर से बाहर हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से मैं आपको सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।